नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों, बिहार आउटसोर्सिंग जेई वैकेंसी आप लोग जानते हैं कि योजना एवं विकास विभाग के द्वारा आउटसोर्सिंग पे जेई की बहाली निकलने वाली है, जिसको लेकर विभाग ने एक नोटिस जारी किया है। जिस नोटिस में बताया गया है कि कब तक ये बहाली होगी, कितने रुपए इसमें लगेंगे और क्या क्या इसकी रूपरेखा होगी, कैसे अगर कौन सी गलती आप करते हैं तो आपको विभाग से निकाल दिया जाएगा, क्या आपकी पूरी कार्य पद्धति होगी और किसको नहीं लिया जाएगा। तो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं नोटिस के जरिए, जो नोटिस विभाग ने ही जारी किया है। ये योजना एवं विकास विभाग ने जारी किया है, बाकी एक और विभाग की आप लोग जानते ही हैं, पीएचडी के द्वारा। तो ये सारी जानकारी आपको हम देने वाले हैं इस वीडियो में। फिलहाल चलते हैं, क्या है पूरी पीडीएफ के माध्यम से जानते हैं कि क्या है पूरा अपडेट। और थोड़ा वीडियो लंबी होगी क्योंकि पेज भी लंबी है, उसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इसके बारे में जानकारियाँ मिल सकें। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइए। क्योंकि टेलीग्राम पे कुछ पाबंदियाँ आ रही हैं, आप लोग जानते हैं, और उन पाबंदियों को लेकर कभी भी टेलीग्राम बैन हो सकता है इंडिया में। इसलिए आप लोग व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ भी मैं वीडियोज़ के लिंक डालते रहता हूँ। तो दोस्तों, ये जो नोटिस है, नोटिस में आप देख सकते हैं कि बताया गया है कि योजना एवं विकास विभाग बिहार द्वारा संचालित कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों के समन्वय, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण इत्यादि के निमित्त बिहार स्थानीय क्षेत्र अवर अभियंत्रण रासायनिक संवर्ग में डिप्लोमा समकक्ष योग्यता एवं तकनीकी मानव बल को कमी को दृष्टिगत देखते हुए 350 कन्या अभियंता के पद पर नियमित आउटसोर्सिंग के माध्यम से कन्या अभियंता की नियमित नियुक्ति होने तक प्राप्त किए जाने पर एवं उस पर होने वाले व्यय इतने अनुमानित है। और इसके स्वीकृति के संबंध में ये नोटिस है, इसके बारे में बताया गया है। अब देखिए इसमें क्या होता है वो देख लीजिए। ये एमएलसी के द्वारा ये काम लिया जाता है, जो यहाँ लिखा हुआ है। योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन गठित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन एवं मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत माननीय सदस्य विधान मंडल, जो विधानमंडल होता है, जो विधान परिषद हम लोग बोलते हैं, उसके बारे में है। अनुशंसा के प्रति सदस्य 4 करोड़ अर्थात कुल 1272 करोड़ रुपए की योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में बताया गया केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना तथा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में LWE जिलों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की योजना अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों का क्रियान्वयन होता है। उसके बाद गृह विभाग के बारे में बताया गया है कि जो 4 दीवारी वगैरह होता है और कब्रिस्तान वगैरह का, मंदिर वगैरह का, उसके बारे में बताया गया है। पंचायती राज विभाग के अंदर भी योजना एवं विकास विभाग का काम होता है, जो कि आप जानते हैं कि पंचायत सरकार भवन एवं कृषि विभाग के ई किसान भवन का निर्माण किया जाता है। इसके साथ ही योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत गठित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडलों के माध्यम से प्रतिवर्ष 3000 करोड़ रुपये से अधिक राशि की योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। अब इसको लेकर बताया गया है कि अब ये आ गया आपके लिए जरूरी खबर। 5वां पॉइंट जो बताया गया है, विभागांतर्गत विभिन्न योजनाओं के प्रशाखा असैनिक स्तर पर क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु बिहार राज्य स्थानीय क्षेत्र अवर अभियंत्रण असैनिक संवर्ग के डिप्लोमा समकक्ष योग्यता प्राप्त कनीय अभियंता के 1298 पद टोटल योजना एवं विकास विभाग में है। टोटल कितने हैं? 1298 पद है। अद्यतन विभाग स्तर पर भर्ती किए गए नियमित कनीय अभियंता की संख्या 0 है। अभी तक जो है वो नियमित इसमें एक भी नहीं है, 0 वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। कार्य हित में जल संसाधन विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग से कुछ इन्होंने जे लिया है, जो कि आप देख सकते हैं। उसका नंबर बता दिया गया यहाँ कि ग्रामीण कार्य विभाग और जल संसाधन विभाग से इतने लिए गए हैं 18, और नियमित कनीय अभियंता 18 हैं, और 274 कनीय अभियंता संविदा के आधार पर अर्थात अन्य विभाग से प्राप्त कुल 292 कनीय अभियंता कार्यरत हैं। मतलब शेष 1006 पद अभी भी खाली हैं। इस प्रकार असैनिक अभियंत्रण में डिप्लोमा समकक्ष योग्यता प्राप्त तकनीकी मानव बल की अत्यधिक कमी होने के कारण उपरोक्त कंडिका 1 से 4 तक योजनाओं की तकनीकी पर्यवेक्षण, अनुश्रवण इत्यादि कार्यों में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये पूरी जानकारी है। नीचे आगे इसके बारे में जब आप देखेंगे तो आपको बताया जाएगा। यद्यपि कन्या अभियंताओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से बिहार तकनीकी सेवा के माध्यम से आप लोगों को दिया जाना है, जिसमें कि विलम्ब होने की संभावना है। साफ साफ लिखा गया है कि विलम्ब होने की संभावना है। ठीक है, अब देख सकते हैं कि योजना एवं विकास विभाग बिहार द्वारा कार्यहित में वर्तमान में 350 तकनीकी पर्यवेक्षकों की आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्राप्त करने को राज्य मंत्रिपरिषद के संसूचित है। मतलब मंत्रिपरिषद से स्वीकृति मिल गई है। आगे बताया जा रहा है कि राज्य मंत्रिपरिषद के निर्णय के आलोक में निविदा प्रक्रिया का निष्पादन एजेंसी का चयन
एवं इकरारनामा आदि के माध्यम से तकनीकी पर्यवेक्षकों की सेवा अस्थायी सेवा के रूप में निम्नलिखित शर्तों और बंधजों के आधार पर करा लिया जा सकता है। इसमें आगे बताया जाए कि पूर्णतः आउटसोर्सिंग के माध्यम से परमाणु बल के रूप में सेवा प्राप्त तकनीकी पर्यवेक्षक द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 जो भी हो, अनुबंध श्रम विनियम, ये जो इसके बारे में बताया गया है, इनका दावा नहीं किया जाएगा। वो जो भी है अधिभार आदि का दावा नहीं किया जाएगा। अब तकनीकी पर्यवेक्षक द्वारा उपयुक्त आशय का शपथ पत्र विभाग कार्यालय में सेवा देने के पूर्व जमा कराना अनिवार्य होगा। साथ ही सर्विस प्रोवाइडर द्वारा इस आशय का शपथ पत्र भी इकरारनामा के समय संबंधित कार्यालय में समर्पित किया जाएगा। शायद ये पॉइंट वगैरह को है कि इनको टेक्निकल असिस्टेंट को नहीं देगा, ठीक है, आउटसोर्सिंग वाले को नहीं देगा पॉइंट। अब बताया जाए कि पूर्णतः आउटसोर्सिंग के आधार पर सेवा प्राप्त तकनीकी पर्यवेक्षकों के मानव बल के रूप में सेवा लेने की शर्तें एवं अवधि सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी के बीच होने वाले इकरारनामा के अधीन होगी। मतलब आपका जो भी होगा वो एजेंसी जो भी आउटसोर्सिंग के लिए बहाल होगी उस एजेंसी से आपका इकरारनामा होगा, सरकार से आपका कोई लेना देना नहीं है। तकनीकी पर्यवेक्षकों द्वारा सेवा के दौरान कार्य में लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं समूह बनाकर धरना प्रदर्शन या हड़ताल नहीं करना होगा एवं ऐसे करने से किसी को प्रभावित प्रोत्साहित नहीं करना होगा। ऐसी शिकायत होने पर उसकी पुष्टि होने पर वैसे तकनीकी पर्यवेक्षक की सेवा तत्काल प्रभाव से बिना कारण परीक्षा बिना कारण पूछे जो है आपका समाप्त कर जाएगा। अगर आप धरना प्रदर्शन करते हैं कि परमानेंट करने के लिए कोई भी मतलब जैसे संविदा वाले करते हैं, अगर आप वैसा करते हैं कुछ तो आपको आपका सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद बताया गया कि तकनीकी पर्यवेक्षकों द्वारा नियोजन हेतु समर्पित कागजातों में यदि भविष्य में किसी प्रकार का भिन्नता अनियमितता पाई जाती है तो वैसे तकनीकी पर्यवेक्षकों की सेवा संबंधित सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी को वापस करते हुए उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। किसी तकनीकी पर्यवेक्षक के बारे में बताया गया है कि सेवा संतोषजनक और गुणवत्ता पर नहीं रहने की स्थिति में उनकी सेवा संबंधित सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी को वापस कर दी जाएगी। और उसके बाद यदि किसी तकनीकी पर्यवेक्षक के विरुद्ध भ्रष्टाचार या अनियमितता आदि की शिकायत प्रमाणित किया जाता है तो उसकी सेवा समाप्त करते हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध अधिनियम 1988 इस पर लागू होगा। तो ये भी हो गया इसका। अब अगला पॉइंट देख लीजिए, 7वां पॉइंट जो बताया गया है वो ये है कि तकनीकी पर्यवेक्षकों का मानव बल के रूप में सेवा लेने की यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है। आयोग द्वारा नियमित रूप से कन्या अभियंता सैनिक की नियुक्ति के संबंधी अनुशंसा विभाग में होने पर अथवा किसी अन्य स्रोत में विभागीय आवश्यकता पूर्ण होने की स्थिति में तकनीकी पर्यवेक्षकों की सेवा संबंधित एजेंसी को वापस कर दी जाएगी अथवा उनकी सेवा को रद्द या समाप्त किए जाने के बिंदु पर विभागीय पक्ष से निर्णय लेने हो तो स्वतंत्र होगा। मतलब अगर किसी भी नियमित नियुक्ति होती है, जो भी परमानेंट वैकेंसी आती है, अगर उसमें उनका मानव बल मतलब कैंडिडेट पूरा हो जाते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा और उस पर आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आगे बताया गया है कि सभी तकनीकी पर्यवेक्षकों को पुलिस अधीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक के माध्यम से निर्गत आचरण प्रमाण पत्र और वांछित अभिलेख स्थान कार्यालय के नियंत्रण पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अनिवार्य होगा। साथ ही इसका आशय शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा कि उनके द्वारा शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जो भी प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है वो प्रमाणित और विधिमान्य है। इसके बाद है कि आउटसोर्सिंग के तहत सेवा प्राप्त करने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग पत्रांक दिए है। वित्त विभाग द्वारा संकल्प ज्ञापांक 23/3/2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बाद है तकनीकी पर्यवेक्षक के पद पर एक बार फिर से जो आपका डिप्लोमा का जो इंस्टीट्यूशनल बैकग्राउंड है उसको देखा जाएगा। वो आप देख सकते हैं क्या है कि तकनीकी पर्यवेक्षक के पद पर न्यूनतम अर्हता AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से असैनिक अभियंत्रण में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। यहाँ AICTE डायरेक्टली बोला है, देख लीजिए, आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए तकनीकी पर्यवेक्षकों की स्क्रीनिंग यानी साक्षात्कार जो आपका इंटरव्यू होगा विभाग द्वारा गठित समिति द्वारा की जाएगी। वो विभाग करवाएगा, मतलब इंटरव्यू विभाग करवाएगा, आप लोग जानते हैं, और उसमें सब कुछ सेट हो पहले ही रहता है। ये तो एक बहाना है इंटरव्यू। तकनीकी पर्यवेक्षकों के चयन के संबंध में उक्त समिति का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा। कहने का मतलब आपका एजेंसी आपका इंटरव्यू करवाएगी और इंटरव्यू जो योजना एवं विकास विभाग है उसका पैनल कर लेगा, मतलब वहाँ बैठा होगा वो आदमी, और उसमें क्या होता है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी बहालियाँ हो रही है 2 लाख 3 लाख में, आप लोग जानते ही हैं। तकनीकी पर्यवेक्षकों का दायित्व एवं कार्य निर्धारण के संबंध में विभाग द्वारा गठित समिति पर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सक्षम प्राधिकार का द्वारा निर्णय प्राप्त की जाएगी। आउटसोर्सिंग के प्रदान प्राप्त किए जाने वाले सेवाओं का आरक्षण लागू करने से सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना संकल्प इतना अनुपालन किया जाएगा। उक्त मद में जो भी है खर्च वगैरह बता दिया गया है कि 13 करोड़ 25,73,000 रुपये इसमें आपका खर्च आएगा
वार्षिक खर्च है और ऐसे इसी प्रकार से ये बताया गया है। बाकी अगर बात करें तो ये आदेश कहाँ कहाँ भेजा गया है वो आपको बताया गया, राज्यपत्र और राज्यपाल के आदेश से ये कार्य किया जा रहा है। तो पूरी जानकारी आप लोग मैं समझता हूँ कि समझ गए होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देंगे ताकि जो भी लोग इसमें राह देख रहे हैं इसका उनको ये जानकारी हो जाए। हालांकि ये 90% 90 क्या 100% ये बहालियाँ पैसों पे होते हैं। 3 लाख 4 लाख में आपका इंटरव्यू मैनेज हो जाता है, उसके बाद आप काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नियमित बहाली भी आने वाली है और नियमित नियुक्ति भी होने वाली है। ऐसे में क्या ये आउटसोर्सिंग की बहाली में अगर आप पैसे खर्च करते हैं तो वो आपका पैसा सही जगह जाएगा, ये एक संशय वाली बात है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर इस पर आप पैसे खर्च करते हैं तो वो पैसा अगर मान के चलिए 6 महीने के अंदर कोई जेई की बहाली क्लियर हो जाती है या फिर पुरानी जो बहाली चल रही है बीटीएससी जेई की या फिर नई बहाली बीटीएससी जेई की हो जाती है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ये पैसा आपका बर्बाद जाएगा, पैसा आपका कमाई होगा नहीं और पैसा पूरा पूरा बर्बाद जाएगा जो भी आप इंटरव्यू में खर्च करेंगे। और ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, बिहार में आउटसोर्सिंग की जो भी बहाली होती है वो बिना खर्च किए नहीं होती है। धन्यवाद।